नमस्कार साथियों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीलेस अप्रोच पर। तो आज हम चर्चा करेंगे शब्द पर। किस पर? शब्द पर। तो शुरू से ही हम पढ़ते आए हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। क्या? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। क्या है? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। चलिए कुछ वर्णों का मेल कर शब्द बनाकर देखते हैं। तो कुछ वर्ण हम यहाँ ले रहे हैं, मा, हा और ला। क्या हो गया? महल। क्या हो गया? महल। जब हम महल शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मानसिक पटल पर एक चित्र उभर कर आती है। हमारे मन में एक विचार आता है, एक बात आती है कि मकान का बहुत भव्य रूप ही क्या कहलाएगा? महल कहलाएगा। महल का कुछ अर्थ समझ में आता है। अब इसी के विपरीत इन्हीं वर्णों को हम विपरीत क्रम में जमा कर देखते हैं। चलिए देखते हैं, ला, हा और मा। जब हम ला, हा और मा वर्णों का मेल करेंगे तो हमारे पास एक शब्द आएगा, लहम। क्या? लहम। अब आप लहम शब्द का उच्चारण करके देखिए, क्या आपके मानसिक पटल पर कोई चित्र उभर कर आती है? क्या आपके मन में कोई विचार या फिर कोई बात आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये जो लहम शब्द है वह निरर्थक शब्द है। कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द है। और वहीं जब हम महल का उच्चारण करते हैं तो वह एक सार्थक शब्द है, कोई मतलब है महल का, है ना? तो वर्णों के मेल से शब्द तो बनते हैं, लेकिन क्या वह शब्द सार्थक है या निरर्थक, यह बात भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए आज मैं आपको शब्द की बहुत ही उचित, सार्थक और सटीक परिभाषा बताती हूँ, श्रृंगार प्रकाशकार के अनुसार। किसके अनुसार? श्रृंगार प्रकाशकार के अनुसार। श्रृंगार प्रकाशकार के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार प्रकाश जी क्या कहते हैं? तो वे कहते हैं, येन उच्चारितेन अर्थः प्रतीयते स शब्दः। क्या कहते हैं प्रकाशकार जी? येन उच्चारितेन अर्थः प्रतीयते स शब्दः। क्या? येन उच्चारितेन अर्थः प्रतीयते स शब्द, अर्थात जिसके उच्चारण से अर्थ की प्रतीति हो उसे शब्द कहते हैं। क्या? जिसके उच्चारण से अर्थ की प्रतीति हो उसे शब्द कहते हैं। उसे शब्द कहते हैं। सही बात है। जिन शब्द का उच्चारण करने से हमें किसी अर्थ का बोध हो, कोई मतलब हमारे सामने आए, वही तो शब्द कहलाएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। क्या? शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। तो हम 4 भागों में शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। देखते हैं वह 4 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर। वहीं दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। वहीं तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और वहीं चौथा है व्याकरण के आधार पर। व्याकरण के
व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और चौथा है व्याकरण के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर, किस आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर के अलावा भी हम इसको कह सकते हैं रचना के आधार पर। किस आधार पर? रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर या फिर रचना के आधार पर। अब जब हम बात करते हैं उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति के आधार पर या फिर इसी को कह सकते हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। किस पर? स्रोत के आधार पर। वही हम आगे बढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर मतलब अर्थ के ही आधार पर। जब हम व्याकरण के आधार पर बात करते हैं तो व्याकरण को हम प्रयोग के आधार पर भी कह सकते हैं। क्या? प्रयोग के आधार पर या फिर रूप के आधार पर। क्या क्या? प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थात रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अर्थात स्रोत या इतिहास के आधार पर। इतिहास के आधार पर भी हम इसे कह सकते हैं, स्रोत या इतिहास के आधार पर। फिर अर्थ के आधार पर और व्याकरण के आधार पर को हम कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर या फिर रूप के आधार पर। अब जब व्युत्पत्ति के आधार पर की बात करते हैं तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी हमारे पास शब्दों के कुछ भाग मिलते हैं। इसके आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के शब्द हैं। कितने प्रकार के शब्द हैं? 3। पहला है रूढ़ शब्द। क्या? रूढ़ शब्द। फिर दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। वहीं तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द? 3। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं। कितने? 4 प्रकार। पहला है तत्सम शब्द। फिर दूसरा है तत्भव शब्द। तत्भव शब्द। फिर तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमारे पास 5 प्रकार के शब्द मिलते हैं। कौन कौन से देखेंगे? तो पहला है एकार्थ शब्द। एकार्थ शब्द। फिर दूसरा है अनेकार्थ शब्द। अनेकार्थ शब्द। तीसरा है समानार्थी शब्द। क्या? समानार्थी शब्द या समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द। फिर चौथा है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द। और 5वां है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। क्या? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द को ही हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। क्या? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। और इसी को कहते हैं समानभाषी शब्द। समानभाषी शब्द। तो
सम रूपी भिन्नार्थक शब्द को ही समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं और समानभाषी शब्द भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे व्याकरण के आधार पर। तो व्याकरण के आधार पर हमारे पास शब्दों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। चलिए, व्याकरण के आधार पर दो भाग कौन कौन से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो हमने आज देखा शब्द कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्दों का सार्थक होना भी अति आवश्यक है। फिर श्रृंगार प्रकाश जी के अनुसार हमने शब्द की परिभाषा देखी, एकदम उचित और सटीक। फिर आते हैं शब्दों का वर्गीकरण। तो हमने शब्दों का वर्गीकरण चार भागों में किया, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरण के आधार पर। इन चारों भागों का अपना अलग अलग शब्दों का वर्गीकरण भी हमने देखा। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीलियस अप्रोच पर। धन्यवाद।